अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के हवाले से अपना चौथा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पहला जो चैप्टर है SNP ब्लॉक, उसके 3 हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। और आज चौथा लेक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर के हवाले से जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने किया था एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, या इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। यानी हमने ये देखा था कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या है या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है और पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है। मैं शॉर्टली आपको जल्दी समझाता हूँ, फिर टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्योंकि ये नहीं समझेंगे आपको तो आपको समझ नहीं आएगा। प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं? जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है। एलिमेंट्स का क्या चेंज होता है? एटॉमिक नंबर चेंज होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिक नंबर के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एटॉमिक या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ की बहुत सारी एग्जांपल है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज। आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे एलिमेंट्स के और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें क्या चेंज आ रहा है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है, ये हमने आज देखना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं और इसको शॉर्टली हम IE या IP से लिखते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल is the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom या ion in its ground state। ये जो मैंने सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पढ़ा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको कहते हैं वैलेंस शेल। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। दोबारा सुने, किसी भी एटम, ये एक एटम है, ये इसका आखिरी शेल है, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इस एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि हमें एनर्जी देनी क्यों पड़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, बाहर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। मैं इसकी एग्जांपल हमेशा स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ एटम का। एटम इज़ लाइक मैग्नेट एंड आयरन बॉल। एटम जो है वो मैग्नेट और आयरन बॉल की तरह है। मकनातीस जो है वो न्यूक्लियस की तरह है, और आयरन बॉल जो है उसको मैं इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता हूँ। तो जिस तरह मकनातीस जो है वो लोहे की एक गेंद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ठीक उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मकनातीस की तरह है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। इसी वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रुका हुआ होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मगर याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करोगे, तो उसके 2-3 शराइत हैं। नंबर 1, वो एटम जो है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर लिखा है, वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? कि वो सेपरेट होना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ।
अगर एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे, यहाँ पर ये एटम्स एक दूसरे के करीब है, तो अगर करीब है ये एटम्स दूर है, ये जो मैंने एटम्स बनाए ये दूर है, ये वाले एटम्स करीब है। ये जो दूर वाले एटम्स है इसको आइसोलेटेड कहते हैं, ये करीब वाले हैं। ये जो करीब वाले एटम्स है, जब एटम्स करीब आते हैं तो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। एटम्स जब आपस में करीब आते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। उस केस में जो आप एनर्जी दोगे वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, वो बाउंड एनर्जी होगी। उस केस में वो जो आप एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि एटम्स जब करीब आते हैं तो एक दूसरे के साथ उनका बॉन्ड बना होता है। और जब एटम्स आइसोलेटेड होते हैं तो बीच में ये बॉन्ड नहीं होता, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड नहीं होता। अब एटम बिल्कुल अकेला है। अब जो आप एनर्जी लगाओगे वो ट्रूली आपको बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो आइसोलेटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि आइसोलेशन में एटम अकेला होता है, उस वक्त सही मानों में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का पता चल सकता है, क्योंकि हमने एटम की आयनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है, हमने उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर वो बॉन्ड होगा तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, वो बॉन्ड एनर्जी होगी। वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इस्तेमाल नहीं होगी, वो एनर्जी जो है वो एटम्स को दूर ले जाने में इस्तेमाल होगी, वो एटम्स को एक दूसरे के साथ दूर ले जाने में, उनका बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल होगी। तो जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल करोगे तो एटम को क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड और गैसियस। गैसियस में इसलिए होना चाहिए क्योंकि गैसेस के अंदर जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। गैसेस के अंदर एटम्स जो है वो पार्टिकल्स जो है, एटम्स जो है वो एक दूसरे से ऑलरेडी आइसोलेटेड होते, दूर होते हैं। मगर आपने देखा होगा कि लिक्विड के अंदर ये थोड़े करीब होते हैं और सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी मालूम करने में आपने एक ख्याल रखना होगा कि एटम को आइसोलेटेड होना चाहिए ताकि ट्रू आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता चल सके। अगर वो जुड़े होंगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, वो बॉन्ड एनर्जी होगी। और दूसरा, उसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम्स आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, अट्रैक्शन कम होती है। और तीसरा, उसको क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट को स्टेबल स्टेट भी कहते हैं या इसको लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। देखो, किसी भी जो है वो एटम के दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है, हाई एनर्जी जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं या हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं या अनस्टेबल स्टेट कहते हैं, या तो वो लो एनर्जी स्टेट में होता है। जो लो एनर्जी स्टेट उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं या स्टेबल स्टेट कहते हैं या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, असल में हम इलेक्ट्रॉन की सेंस में कह रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो उसको हम कहते हैं वो ग्राउंड स्टेट में है वो एटम, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर एक एटम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इस पहले शेल के अंदर। देखो, ये एटम है, इसके कई शेल हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर ने ये कहा था कि जो शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस शेल की एनर्जी फिक्स्ड है। इस शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, लिहाजा इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स्ड है। ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है। जब तक वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है और आप इसको ना छेड़े तो इसकी एनर्जी ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। इस वक्त हम इसको कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट में है। किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट या लो एनर्जी स्टेट। अब आपने इसको एनर्जी दी, अब एनर्जी से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन फिर इस शेल के अंदर नहीं रह सकता, वो वापस वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब जब ना अपने इलेक्ट्रॉन को हीट किया, उसको एनर्जी दी, तो वो ऊपर चला जाएगा। अब उसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट या अनस्टेबल स्टेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो आपने जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है, आपने ग्राउंड स्टेट में मालूम करनी है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एक्चुअल एनर्जी का पता चलता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हकीकत में कितनी एनर्जी चाहिए। ग्राउंड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन नीचे होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, उसमें आपको मतलब ताकत ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी मालूम आप कर सकते हैं। मगर जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो न्यूक्लियस और उसके बीच में फासला बढ़ जाएगा और उससे आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और वो एनर्जी जो है
वो हकीकत आपको एक्चुअल एनर्जी का नहीं बताएगा। एक्चुअल एनर्जी तब बताएगा जब वो लो स्टेट में हो, क्योंकि लो स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आपको हाईएस्ट एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी आपको कब देनी पड़ेगी? जब वो नज़दीक होगा ना। जब दूर होगा तो दूर होने से तो अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है। तो दूर होने से चूंकि अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। आपको ट्रू एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो न्यूक्लियस के करीब होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तब आपको पता चलेगा कि वाकई इतनी एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी का पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डिटेल में बताया, सिर्फ इसकी डेफिनेशन में इतना टाइम लगा, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो ये बड़ा मसला बन जाता है। तो अब हम इसकी दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। किसी भी एटम जब वो आइसोलेटेड स्टेट में हो, जब वो गैसियस स्टेट में हो, जब वो ग्राउंड स्टेट में हो, उस वक्त उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है ये किलो जाउल्स पर मोल है। किलो जाउल्स पर मोल यानी जितनी भी एनर्जी आएगी उसको हम किस में लिखेंगे? किलो जाउल्स पर मोल। यानी एक मोल एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने किलो जाउल्स की एनर्जी चाहिए? तो इसका यूनिट है किलो जाउल्स पर मोल। और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है। न्यूक्लियस ने उसको बड़ी मजबूती के साथ थामे रखा हुआ है, उसको अट्रैक्ट किया हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और वो जल्दी निकल गया, उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ इतनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी से आप ये मालूम कर सकते हैं कि एटम कितना मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा है। सॉरी, आप ये मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी मजबूती के साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी तो उसका मतलब है ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपको कम एनर्जी देनी पड़ी तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही वीकली बाउंडेड था किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो आयनाइजेशन एनर्जी से क्या पता चल सकता है? द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी शोज हाउ टाइटली एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी मजबूती के साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी है डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है कि सोडियम जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। देखो, न्यूट्रल का मतलब ये है ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 2 और 8 10 और 1 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स भी 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, मैंने 11 प्रोटॉन्स लिखे और 11 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। अब देखो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 8 है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सोडियम के आखिरी शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो सोडियम +1 बनेगा। वो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, +1, अब वो आयन बन गया। आयोनाइजेशन एनर्जी से जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो पीछे जो रह जाता है वो आयन बन जाता है। ये देखो, सोडियम है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, अब इस पर +1 चार्ज आया है। अब देखो, जब भी वो न्यूट्रल था तो उसका साइज बड़ा था। जब आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये आयन बन गया, ये सोडियम आयन है। जब वो आयन बन गया तो उसका साइज छोटा हो गया। क्यों साइज छोटा हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन की तादाद तो उतनी ही है। प्रोटॉन तो ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्रोटॉन्स मज़ीद मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। और जब साइज़ छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स, गौर से देखें, आयनाइजेशन एनर्जी जो है किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर
सोडियम के आखिरी शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, सोडियम पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब वो न्यूट्रल था उसका साइज़ बड़ा था, मगर जब वो आयन बन गया उसका साइज़ इसलिए छोटा हुआ क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। प्रोटॉन ने मज़ीद मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 496 किलो जॉल्स पर मोल। इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी उसको आयनाइज करने के लिए। अब हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के तीन टाइप्स है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज है। अब आप मैग्नीशियम जो है, ये न्यूट्रल मैग्नीशियम मैंने बनाया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, एटॉमिक नंबर उसका 12 है, यानी 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने 12 प्रोटॉन लिखे, 12 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको आयनाइज करूंगा, यानी आखिरी शेल से मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 738 किलो जॉल्स पर मोल। ये पहले इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो ये +1 बनेगा। क्या बनेगा, +1। अब मैंने जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब प्रोटॉन उसको मजबूती से अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब उसको अट्रैक्ट करेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो जब वो न्यूट्रल था तो उसका साइज बड़ा था, मगर जब वो पॉजिटिव आयन बन गया तो उसका साइज छोटा हो गया। यानी पॉजिटिव आयन का अपने ही एटम से साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मजबूती से अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिव साइन इसलिए आ जाता है, +1 का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 738 किलो जॉल्स। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन को जब निकाला तो Mg+1 बना। अब ये Mg+1 से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको +2 बनाना है। यहाँ से अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब ये थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो गया क्योंकि साइज छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना मजीद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देखो उसकी डबल एनर्जी देनी पड़ी। यहाँ पर 738 किलो जॉल्स पर मोल है, यहाँ पर 1451, यानी 7 का ऑलमोस्ट ये डबल है। 14 दूसरे इलेक्ट्रॉन को, किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रल से निकालना आसान है मगर आयन से निकालना मुश्किल है क्योंकि आयन का साइज छोटा हो जाता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको डबल एनर्जी देनी पड़ी। जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये +2 बना। अब मैं इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता हूँ। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाला, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको मजीद ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो है। मजीद प्रोटॉन प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स मजीद कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन उसको बहुत ही मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे, इसका साइज मजीद छोटा हो जाएगा। अब ये +2 बना, मैंने +3 बनाना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 7730। देखो 700 का डबल है 1400, 1400 का जो ट्रिपल है, 700 का जो ट्रिपल है वो 2800। यहाँ पर 3 टाइम्स एनर्जी आना चाहिए मगर ये 7000 में जा रहा है, ये 7000 में चला गया है। यानी ये 1400 भी नहीं, 2800 नहीं बना, ये 7000। ये उसका तकरीबन 6-7 टाइम्स। यानी देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 738, दूसरे को निकालने के लिए 14, उसका डबल हो गया। इस एनर्जी को इसका ट्रिपल होना चाहिए मगर ये तो 6-7 गुना हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। 7730 किलो जॉल्स पर मोल, 7730 किलो जॉल्स पर मोल। यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो ये एटम जो है मजीद छोटा हो गया जब इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया प्रोटॉन की तादाद वैसे ही जो है वो उसी तरह कायम है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मजीद कम हो जाएगी, प्रोटॉन उसको मजीद उसको खींचेगा। जब मजीद वो उसकी खींचेगा साइज छोटा हो जाएगा और जब साइज छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आपको उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी।
और तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसलिए भी निकालना मुश्किल हो गया था क्योंकि जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसी भी ऐसे एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से। बहुत ही कम करना चाहिए क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि एक तो साइज बहुत छोटा हो गया और दूसरा उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो है ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई, तो इसका मैं बी पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और जब आप उसका ट्रेंड क्या है, ग्रुप में आप चलते हैं या पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आता है, उसको आज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको आगे जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारी भी अप्रिसिएशन हो। अपना भी ख्याल रखिएगा, आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।